दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर सीखो और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देख लिया होगा। देखा नहीं है तो देख लेना। 20 साल का डेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि अगर निफ्टी 10-15% गिर जाता है तो गिरने के 6 महीने बाद कितनी रिकवरी आती है और गिरने के 12 महीने बाद कितनी रिकवरी आती है। पास्ट में 20 साल में जितनी भी बड़ी गिरावट हो चुकी है, उसके बाद में 6-12 महीनों में जैसी भी रिकवरी आ चुकी है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, तो आप इसको देख लेना। साथ में दोस्तों आज के निफ्टी के ऊपर भी बातचीत की है, मार्केट की रीबैलेंसिंग के ऊपर बातचीत की है, निफ्टी के टेक्निकल्स भी है, साथ में ईटीएफ भी है, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यूएस के मार्केट पे आते हैं। देखो अभी तेजी में है, 340 पॉइंट्स ऊपर है। डाउ जोन्स ओपनिंग अच्छी थी, उसके बाद भी तेज है, सस्टेन करा है। नेस्टेक को देख लेते हैं तो इसमें भी तेजी 200 पॉइंट्स के आसपास का जंप है। 1% का जंप इसमें आप नोट कर सकते हैं। फैंग प्लस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी के समय, 1.5% के साथ में तेजी है। तो आज के दिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि अच्छा परफॉर्म कर चुका है फैंग का ETF। 3 to 4% के आसपास का जंप है। रीज़न क्या है उसके पीछे का डिस्कस मैं कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। निफ्टी के साथ में कंपैरिजन किया है, साथ में इसके साथ भी कंपैरिजन किया है। बहुत कुछ आपको वहाँ पे भी सीखने को मिलेगा, तो उसको आप चेक कर लेना। क्या कारण है यूएस के मार्केट के चलने का, उसको एक बार हम देखते हैं। देखो यहाँ पे लेबर मार्केट मेंशन कर रखा है। जब ये गिरा था मार्केट तब भी ये मेंशन कर दिया। ठीक है, टैक्स का बिल अभी देख रहे इन्वेस्टर की कैसा आ सकता है, और वो देखेंगे अच्छा है या बुरा है। अभी जब मार्केट तेज है तो लिख देते हैं, जो भी इवेंट है उसके हिसाब से तेजी बता देते हैं। बाकी यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है ग्रोथ को लेकर कि यूएस इकोनॉमी ने 1,47,000 जॉब्स ऐड की है जून के महीने में, विच इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर ग्रोथ। तो ये एक रीज़न आप लेके चल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आती है जिसके अंदर आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 साल की डिफेंस डील इंडिया और यूएस के बीच में साइन होने वाली है। ठीक है, अभी वेटिंग में है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। अब काफ़ी यूट्यूब चैनल्स आपको ये बड़ी चढ़ी या बड़ा चढ़ा कर इसको बताने की आपको कोशिश करेंगे कि कुछ बड़ी डील है, 10 साल का ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये डील चलती रहती है, कभी 5 साल, कभी 3 साल, कभी एक्सटेंड होती है। तो नई 10 साल की डिफेंस डील आने वाली है। अब उसमें देखते हैं किसको कितना फ़ायदा होगा और उसके हिसाब से किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस चलेगा। ऑलरेडी डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो बहुत ऊपर है। डिफेंस के इंडेक्स के वैल्यूएशन आप देखोगे तो 60 का पी है आई थिंक, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी को इसने काफ़ी अच्छी तरह से बीट किया। निफ्टी से काफ़ी नीचे था, लेकिन जब चला तो निफ्टी से काफ़ी अच्छा चला। तो डिफेंस कंपनीज को लेकर फोकस में थे इन्वेस्टर। अभी ये वॉर चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर था उसको लेकर। लेकिन दोस्तों अभी वॉर भी एंड हो चुकी है, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, क्योंकि 60 दिन का सीज फायर वहाँ पे लग चुका है। साथ में ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म हो चुका है। अब ऑर्डर के ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई है, कैसे नंबर्स आते हैं, ऑर्डर कैसे आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को कितने टाइम में कंपनीज पूरा करती है बिना पेनल्टी लगाए, और वो कैसे आपको पता चलेगा Q1 के रिजल्ट में। तो अभी इसको लेकर इन्वेस्टर्स वेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर कुछ बड़ी खबरों के साथ में। अब देखो मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, उनकी न्यूज़ आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है, तो कल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के प्राइसेस में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे स्पिन ऑफ होने वाला है, यानी एफएमसीजी जो इसकी कंपनी है, ब्रांड है, उसको नई एंटिटी बनाने की प्लानिंग है, उसका भी आईपीओ लाने की प्लानिंग है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, वैल्यू अनलॉक यहाँ पे होने की कोशिश में है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट हो चुका है, अब जियो प्लेटफॉर्म भी लिस्ट होगा, उसके साथ में रिलायंस रिटेल भी लिस्ट हो सकता है, रिलायंस एफएमसीजी भी लिस्ट हो सकता है। तो उसको लेकर यहाँ पे कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है। अब देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो एफएमसीजी बिजनेस है उसकी अभी वर्थ है 11,500 करोड़। ये अनलिस्टेड मार्केट की वर्थ है। लेकिन अगर इसको लिस्ट होने के बाद में अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है, अच्छा पी मिल जाता है, तो 11,500 करोड़ काफ़ी बढ़ सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है। इमेजिन कर सकते हैं रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी, उसका एफएमसीजी बिजनेस ओनली 11,500 करोड़ का है। ठीक है, तो ये कंपनी यहाँ पे वैल्यू को अनलॉक करेगी, और उसके अंदर कंपनी के पास में खुद के ब्रांड्स हैं और साथ में एक्विजिशंस भी किया है, जिसमें कैंपा कोला है और साथ में इंडिपेंडेंस है। ये कुछ और कंपनीज के नेम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी जो कंपनी जिसके साथ में एसोसिएट है एफएमसीजी बिजनेस, वो मार्केट के अंदर आएगा और रिलायंस इंडस्ट्री से वो अलग होगा, जस्ट लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखते हैं दोस्तों कैसा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि अब इसको अलग होने के बाद में रिलायंस अलग से लोन ले सकता है, उसके ऊपर अलग से मैनेजमेंट उसके ऊपर होगा, अलग से उसको ग्रोथ अच्छी करने के लिए कोशिश की जाएगी।
अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो रिलायंस का स्टॉक वैसे भी चल चुका है, ये 1200 का स्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको हमने असेंडिंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से सीखा था और इसको इसने टच करके ऊपर जाने की कोशिश की, एक अच्छा खासा स्विंग यहाँ पे डिफेंसिवली बन चुका है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब पेप्सी का क्या होगा, क्या जो एशियन पेंट्स के साथ में हुआ, एशियन पेंट्स अभी नहीं चल पा रहा है, काफ़ी नीचे जा चुका है, कोई रिकवरी नहीं है, क्या वो पेप्सी के साथ भी हो सकता है क्या? अब देखिए यहाँ पे एक लाइन, कुछ लाइंस मेंशन कर रखी है कि बिजनेस के अंदर उसकी जो लाइफ होती है, अगर वो टॉप पर अकेला रहता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक टॉप पर अकेला नहीं रह सकता, देर सवेर कोई ना कोई आएगा दरवाजा उसका खटखटाने, और जो कंपटीशन है वो होगा बहुत ज़्यादा। तो एशियन पेंट्स के अंदर हमने देखा ये पॉइंट, अब पेप्सी के अंदर भी ये पॉइंट यानी वीबीएल के अंदर भी ये पॉइंट देखने को मिल सकता है, फिर नहीं उसको आगे चल के देखेंगे। बाकी दोस्तों एशियन पेंट्स और वीबीएल दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि वीबीएल में, पेप्सी में, मतलब जो वीबीएल है उसके अंदर एशियन पेंट्स से ज़्यादा ग्रोथ है। तो एक कंपनी है जिसमें ग्रोथ है कम और एक कंपनी है जिसमें ग्रोथ है ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा वाली जो कंपनी है उसकी ग्रोथ कम होगी और कम वाली कंपनी की भी ग्रोथ कम होगी, तो ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, इन कंपनीज को पड़ेगा। तो पेप्सी के पास में अभी बहुत स्कोप है एक्सपेंशन करने के, काफ़ी सारे अभी एरिया, वे, पाथ, ये सब चीज़ अवेलेबल है, एक्सपोर्ट करने की भी काफ़ी एक अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के ऊपर। प्लस अगर आप देखोगे ना तो रूरल एरिया के अंदर पेप्सी बहुत कम है, लोकल ड्रिंक्स होती है वहाँ की, ठीक है, जो कभी कॉपी भी बना देते हैं, तो वो सब चीज़ एक्सपेंशन हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या होगा। मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि जब भी बड़ा कंपटीशन आता है और साथ में भी बड़ा प्लेयर होता है, जैसे एशियन पेंट्स के सामने बिरला, रिलायंस के सामने वीबीएल यानी कैंपा के साथ सामने पेप्सी, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भारती के साथ में भी रिलायंस का कंपटीशन था, जियो आया था, उसके अंदर आप देखोगे तो भारती ने अंडर परफॉर्म किया था। ये छोटा सा टाइम फ्रेम है जिसमें रिलायंस 26% ऊपर, ये 26% नीचे। एक टाइम था दोनों कंपनी साथ साथ चलती थी, उसके बाद में एक कंपनी नीचे एक कंपनी ऊपर जाना शुरू कर गई। जैसे मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का डेटा दिखाता हूँ और इसके अंदर आप देखोगे इस बॉक्स के अंदर तो दोनों कंपनीज यहाँ पे भी साथ में थी और यहाँ पे जो तेजी मिली है वो भी साथ में मिली है, ठीक है। तो ये दोनों जो ग्रोथ है वो बिल्कुल साथ साथ कंपनी की चल रही थी। अब 2016 में जियो आया और उसके अंदर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो क्या हुआ, मैं आपको एक बार सबको हटा के दिखा देता हूँ और इसके अंदर आप इजीली देख पाओगे कि भारतीय एयरटेल का चार्ट ऐसा है और जियो का चार्ट ऐसा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, रिलायंस इस तरह से ग्रो कर गया और भारतीय एयरटेल इस तरह से ग्रो कर गया। तो ये सब चीज़ें प्ले करते हैं आगे चल के। रिलायंस ने भी कितना ही डिस्काउंट दिया, सब कुछ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब ये जो रिचार्ज वगैरह होते हैं उसके चार्जेस नहीं थे, उसके बाद में महंगे कर दिए, सब चीज़ें प्ले होने लग गई। तो ठीक है, फिर वहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल हो गई कॉम्पिटिशन्स के लिए, और ये सब चीज़ें भी आप नोट करके चल सकते हैं। तो हो सकता है आगे चल के इन बड़ी कंपनीज में भी देखने को मिले, बट कुछ साल तक का इंतज़ार इन्वेस्टर करेगा, वैल्यूएशन डाउन इन्वेस्टर करेगा, उसके बाद में अगर ये कंपनीज बढ़ने की कोशिश करती हैं तो डेफिनेटली इनको भी वैल्यू मिलेगी, इनके भी स्टॉक्स चलेंगे। तो ये एक पॉइंट है। साथ में अगर आप वीबीएल के साथ भी इसका कंपटीशन देखोगे, स्टॉक के प्राइस की बात कर रहा हूँ पिछले 6 महीनों में, तो रिलायंस ने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया और वीबीएल ने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया, तो वो चीज़ें प्ले होना शुरू हो चुकी है जो भारतीय एयरटेल में हुई थी। अब देखते हैं कंपनी की कॉमेंट्री कैसे आती है, मैनेजमेंट कॉमेंट्री किस तरह की आती है, किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, बॉटम कहाँ पे होता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, तो अभी तो फियर वाला माहौल है। अब उसके अंदर इन्वेस्टर बाय करते हैं या इन्वेस्टर कुछ नहीं करते हैं, बट इन्वेस्टर बेचते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से काफ़ी डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में इन्वेस्टर देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं, क्या कमेंट्री आती है, टेक्निकली बॉटम कहाँ पे बनता है, वो सब चीज़ें देखने की इन्वेस्टर कोशिश करेगा। बाकी हाँ, ये न्यूज़ है जिसमें बैड न्यूज़ हम इसको वीबीएल को लेकर बोल सकते हैं, क्योंकि एक एफएमसीजी अलग से आएगी तो उसके अंदर कंपनी एक्सपेंशन जोरों शोरों से कर सकती है, लोन्स भी ले सकती है और साथ में कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा है ही। अगली जो कंपनी है दोस्तों इसका नाम एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के ऊपर आपको बताइए यहाँ पे एक आरोप लगाया था, कंप्लेन की थी कि एशियन पेंट गलत फ़ायदा उठा रही है, अपने डीलर को बोल रही है कि बिरला के पेंट्स मत बेचो, अपने सप्लायर को बोल रही है कि उनको कच्चा माल मत दो, ठीक है। ये बहुत बड़े आरोप यहाँ पे लगे थे। अब इसको लेकर एक खबर है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और एशियन पेंट्स ने बोला है कि कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि जितना भी हो सकता है हमसे वो हम करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी
यहाँ पे चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट डेटा होगा, सब कुछ हम देने की कोशिश करेंगे। देखते दोस्तों क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि ये भी स्टॉक अंडर परफॉर्म करा है, यहाँ पे बॉटम आउट तो होने की कोशिश में है। रिवर्सल्स वगैरह अभी तक देखे नहीं गए हैं, ये रेसिस्टेंस पे आ तो चुका है, देखते हैं रिवर्सल आता है या नहीं आता है। रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट कैसा होता है, साथ में जो कमेंट्री है वो किस तरह की यहाँ पे देखने को मिलती है। अगली कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजीज। न्यूज़ आई आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। पहले एक न्यूज़ थी कि कंपनी ने सब्सिडरी ओपन की है स्पेस टेक्नोलॉजीज को लेकर, 26 जून का एक न्यूज़ का डेटा देख सकते हैं, स्टॉक वहाँ से भी चल चुका है। और साथ में आप देखोगे तो अभी की न्यूज़ है, कंपनी प्लान करी इन्वेस्ट करने की $17 मिलियन। इसकी एक सब्सिडरी है केन्स होल्डिंग के अंदर, जो कि सिंगापुर के अंदर है। देखते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस इसमें होता है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 54% के रिटर्न्स दिए, काफ़ी गिरा था, लेकिन अच्छी बात है, जैसे गिरा वैसे रिकवरी यहाँ पे चल रही है। सेकंड आप देखोगे ना तो 135 का पी रेशियो, यानी मार्केट इसको लेकर काफ़ी बुलिश है। इसके ऑर्डर्स अच्छे हैं, साथ में कमेंट्री अच्छी है। अब देखते हैं मार्केट जितना बुलिश है वैसे रिजल्ट कंपनी दे पाती है या फिर नहीं। अभी तक तो रिजल्ट वैसे आ रहे हैं जैसा मार्केट ने सोचा है। साथ में अगर आप देखोगे लिस्टिंग से लेकर अभी तक अच्छी ग्रोथ मिली है, कंपनी का स्टॉक गिरा, वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है, जो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि निफ्टी भी ऐसी कंपनीज रखने की कोशिश करता है। मैक्स हेल्थ केयर, जोमेटो, फंड्स हाउसेस, बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईडीआई सब ऐसी कंपनीज को रखते हैं, बट उनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है। अगर ज़्यादा भी लेते हैं तो वो अपने दिमाग को बता देते हैं कि देखो यहाँ पे रिस्क है, कभी भी उल्टी चीज़ें हो गई तो पैसे नीचे भी जा सकते हैं और टाइमली फिर एग्जिट भी करना बनता है। तो ये जो कंपनीज होती है हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनीज होती हैं। अगली जो कंपनी दोस्तों इसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। एक सेकेंड आपको मैं बजाज फाइनेंस का पहले बताना चाहूँगा, जिसमें आप ठीक है बजाज फाइनेंस को देखते हैं सबसे पहले। देखो बजाज फाइनेंस को लेकर एक न्यूज़ है, यहाँ पे बिजनेस अपडेट आ चुका है कंपनी का, और इसमें आप देखोगे ना क्वार्टर 1 का अपडेट कुछ ऐसा है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी की 25% के साथ में जंप कर चुकी है। अब जैसे डीमार्ट के अंदर हमने देखा कि 17% की ग्रोथ थी, एक्सपेक्टेशन का डेटा तो नहीं है, फिर अपने क्या किया पिछले क्वार्टर के साथ में कंपेयर किया, उस टाइम भी ऐसा ही था डेटा। तो डीमार्ट के स्टॉक ने कुछ खास नहीं करा, क्योंकि मार्केट को पता है पहले भी सेल्स इतनी दी थी, प्रॉफिट डाउन कर दी, अभी भी ऐसा कर देगा, तो 1-2% नीचे आके बंद हुआ। अब बजाज फाइनेंस में भी अपन ये करेंगे, पिछले क्वार्टर्स के साथ में कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट अप हो चुकी है 25% के साथ में। अब देखिए यहाँ पे क्वार्टर 4 पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 26% के साथ में अप हुई थी। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, नंबर्स ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 26-25 ओके। ठीक है, साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि न्यू लोन बुक कितनी ऊपर गई थी पिछले क्वार्टर में, 36% के साथ में। अब इस क्वार्टर में देख लेते हैं कितनी क्या है। इस क्वार्टर में देख सकते हैं दोस्तों AUM तो 25% के साथ में बढ़ चुका है, लेकिन नई जो लोन है वो इंक्रीज कर चुकी है 23% के साथ में। तो एक 23% है क्वार्टर 1 में, और क्वार्टर 4 में ये था 36। तो ठीक है, पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में कमज़ोर है। देखते हैं इन्वेस्टर ने क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स तो ठीक है 200% के, वो इसी वजह से मिले हैं क्योंकि यहाँ पे कोविड का बॉटम प्लस यहाँ पे तेजी, 35 का पी रेशियो है इसका। अब देखो यहाँ पे क्वार्टर 1 में इन्वेस्टर का मेन फोकस होगा NBFCs के ऊपर, क्योंकि NBFCs में अब वैल्यूएशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो चुकी है। बजाज फाइनेंस 35 हो गया, SBI कार्ड 45 हो गया, चोला 30 हो गया, एंड एक कंपनी और है SBFC फाइनेंस, वो भी बहुत अच्छा करी, छोटी कंपनी है, उसका पी रेशियो 35। तो 35-35 वाली जो भी कंपनीज हैं जिनके भी नंबर्स अच्छे आ गए ना थोड़े से भी, उन कंपनीज में अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि सेम वैल्यूएशन पे हाई ग्रोथ ऑब्वियसली इन्वेस्टर चेस करेंगे। तो NBFCs के नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बना के चलो किसके कैसे नंबर्स आते हैं, ताकि आपको आगे फ़ायदा मिले और उसमें आपको आसानी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 24% की AUM ग्रोथ इसने अचीव की है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल सा फंडा है, 25% की AUM ग्रोथ है बजाज फाइनेंस की भी, उसका पी रेशियो कितना है 35, इसका कितना है 45। तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, मैं आपको यहाँ पे भी बता चुका था, सस्टेनेबल नहीं है वैल्यूएशन। धीरे धीरे क्या होगा, नंबर्स अच्छे आते रहेंगे, पी रेशियो गिरता रहेगा, स्टॉक नहीं चलेगा। अब ये गिरते पड़ते बजाज फाइनेंस की तरफ 35 पे आ जाएगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि चलो अब इसमें फिर तेजी देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, हो सकता है 1-2 क्वार्टर का टाइम और लगे नई हाई क्रॉस करने में। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा होगा, हो सकता है पहले चल जाए, हो सकता है नहीं चले। जस्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से रिजल्ट को वैल्यूएशन के साथ में कंपेयर करके देख सकते हैं। बाकी कल पता चलेगा कि इन्वेस्टर को कहाँ पे कौन सी चीज़ पसंद आई है, क्योंकि लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो इन्वेस्टर उसको भी देखेगा, FIDIs। तो उसके बाद में जो भी रिएक्शन आएगा स्टॉक के प्राइस पे, अपन डिस्कशन उसके ऊपर कर लेंगे।
अगली जो कंपनी दोस्तों, इसका नाम है टाटा पावर, और इसमें 1 बजे के आसपास की न्यूज़ है। ओपन मार्केट में कुछ खास पावर हुआ नहीं, 1.5% स्टॉक नीचे जाके बंद हुआ। इसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, जो भी इसके इन्वेस्टर हैं। इसने भी अपनी अपडेट्स दी हैं, काफ़ी टेक्निकल अपडेट है, नॉलेज काफ़ी कम है इस सेक्टर के ऊपर कि कितना 7.3 गीगावाट इसका क्या होता है, मतलब कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं। जो भी मतलब इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, वो एक बार बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। जिसको नहीं है नॉलेज, वो सीधा करेगा, न्यूज़ देखेगा, उसके साथ में प्राइस एक्शन को कंपेयर कर लेगा, ठीक है। उससे ये पता चलेगा इन्वेस्टर को ओके लगा, बहुत कुछ खास कंपनी ने नहीं करा है। बाकी स्टॉक अभी पिछले 5 साल में 701% ऊपर जा चुका है। अच्छी बात यह कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो चुकी है, पहले 100 50 के पी पर था। गिरावट के बाद में तेजी, यहाँ पे थोड़ी गिरावट, तेजी, यहाँ पे गिरावट, देखते हैं तेजी आ पाती है या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।